टेस्ट नंबर 9 का सॉल्यूशन कर रहे हैं केमिस्ट्री का। थोड़ा सा आप उसको देखें तो आपको आइडिया लग जाएगा। और बार बार मैं आपसे एक बार ये कहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपको टफ चैप्टर्स आप नहीं कर पाते। जैसे आपको हो सकता है फिजिकल में प्रॉब्लम आए, तो एक बार के लिए बार बार आपसे यही कहूँगा कि जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं 12th की बुक में, जैसे पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, छोटा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी भी मान लीजिए, तो ये जो टॉपिक्स हैं जैसे मेटलर्जी है, तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके 7-8 क्वेश्चंस को डिसाइड करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे पिछली साल का सिनेरियो यही रहा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में, कि काफ़ी सारे क्वेश्चन उसने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनसे पूछने लग गया। तो थोड़ा सा आपको इन चैप्टर्स का भी आइडिया लेना है। ये जो हमारी 12th की बुक है ये आपके पास होनी चाहिए। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के लिए हैं, और आपको अपने आप लगेगा एग्जामिनर इसमें से ऐसे के ऐसे एग्जाम्पल्स उतारता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यह है कि इनमें से वो कौन सी दवाई है जो एंटी हिस्टामिन का काम करती है। तो आप सबको पता है कि जो हमारे शरीर में एलर्जी होती है उसका कारण हिस्टामिन होता है। तो एलर्जी को जो दूर करेगी उसके लिए जो दवाइयां दी जाएगी उसको हम एंटी हिस्टामिन कहेंगे। अब जैसे आपको यहाँ 4 दवाइयां दे रखी हैं। पहली है क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल कई बार पूछा जा चुका। क्लोरामफेनिकोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये एंटी हिस्टामिन नहीं है क्लोरामफेनिकोल। नॉरएथिंड्रोन पिछली बार भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। नॉरएथिंड्रोन ऐसी दवाई है जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, यानी कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग के रूप में काम करती है। यानी कि मैं ये कहूँ कि कहीं ना कहीं जो क्या कहते हैं, जो फैमिली है, फैमिली कंट्रोल का काम करती है, उसकी संख्या को बढ़ाने से रोकती है। और ओमेप्राजोल सबने खूब सुना होगा कि भूखे पेट हम सुबह सुबह ओमेप्राजोल लेते हैं, तो ये एंटासिड है, ये पेट की एसिडिटी को कम करता है। नॉरएथिंड्रोन एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो आपका जो ये रह गया डाइफेनिलहाइड्रेमीन, ये आपका किसका काम करता है? ये एंटी हिस्टामिन ड्रग है, एंटी हिस्टामिन ड्रग है डाइफेनिलहाइड्रेमीन, डाइफेनिलहाइड्रेमीन। ध्यान रखें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जामिनर आपसे सीधे पूछता है, और ये क्वेश्चन लगते आसान है लेकिन एग्जाम टाइम में इनकी गलत होने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। एंटी हिस्टामिन ड्रग 2 एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, आप उनको दोनों को पढ़ के जाएंगे एग्जाम से पहले, चाहे फर्स्ट ग्रेड वाले हो चाहे सेकंड ग्रेड। एंटी हिस्टामिन आपके समझ में आ गया होगा कि जो हमारी एलर्जी का कारण होता है वो हिस्टामिन है, और जो एलर्जी को दूर करे उन दवाइयों को हम एंटी हिस्टामिन ड्रग कहेंगे। क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक है, कई बार पूछा जा चुका। क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। नॉरएथिंड्रोन एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। ओमेप्राजोल एंटासिड, मतलब पेट के अंदर जो एसिडिटी हो जाती है, पेट में जब अम्लीयता बढ़ जाती है, उसको दूर करने में काम आती है। तो आंसर क्या गया? डाइफेनिलहाइड्रेमीन। अगला क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा बहुलक है जो पॉलिस्टर है? पॉलिस्टर का मतलब जिसके अंदर एस्टर बॉन्ड पाए जाए, खूब सारे एस्टर बॉन्ड पाए जाए, वो बहुलक आपका कौन सा होगा? पॉलिस्टर बहुलक होगा। सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका, फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका। इनमें से वो कौन सा बहुलक है जिसमें पॉलिस्टर बहुलक है? कहने का मतलब उसके अंदर खूब सारे एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है टेरिलीन। टेरिलीन, अब आप सबको पता है टेरिलीन में 2 चीजें हैं। एक तो टेरिलीन में होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, एक तो इसमें होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, और दूसरा आपका होता है, दूसरा जो टेरिलीन में जो दूसरी चीज है वो है टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड, ये चीज टरथैलिक एसिड। टेरिलीन को आप डेक्रॉन भी कहते हो, टेरिलीन का ही नाम डेक्रॉन है। और ये क्या है? जो टेरिलीन है इसके अंदर 2 एकलक इकाइयां काम आती हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल, और दूसरा कौन सा काम आता है? टरथैलिक एसिड। अल्कोहल और एसिड की जब रिएक्शन होती है तो आपको पता है एस्टर बनता है, तो इसके अंदर बहुत सारे एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं, इसीलिए पॉलीएस्टर बहुलक का उदाहरण कौन है? टेरिलीन है।
बैकेलाइट आप सबको पता है, बैकेलाइट किस किस से मिलकर बनता है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से। नाइलॉन 66 आप सबको पता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और किससे मिलकर बनता है, एडिपिक एसिड से। वही क्वेश्चन, इनमें से वो कौन है, इनमें से फिनॉल किसके साथ रिएक्शन करे ताकि वो बैकेलाइट बनाए, और बैकेलाइट आप सबको पता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो अभी अभी मैंने कहा फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल की जब रिएक्शन होती है तो कौन सा पॉलीमर बनता है, बैकेलाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी मैंने आपसे कहा क्लोरमफेनिकॉल क्या है। क्लोरमफेनिकॉल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। क्लोरमफेनिकॉल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब यह है कि ना केवल ये ग्राम पॉजिटिव बल्कि ग्राम नेगेटिव सभी तरह के बैक्टीरियाज के ऊपर एक्शन करेगा, इसकी रेंज बड़ी होगी, इसीलिए इसका नाम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक रखा गया है। और क्लोरमफेनिकॉल किसका एग्जाम्पल है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। इनमें से कौन सा पद अभिक्रिया बहुलक का उदाहरण नहीं? देखिए, अगर आप ये पिछली साल फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था, अगर आप अपने राजस्थान बोर्ड की बुक को एक बार खोल के देखेंगे जो वर्तमान में चल रही है, तो आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन इसमें से ही पूछे जाते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम। आपको हल्का सा इस बुक का आइडिया जरूर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सा पद अभिक्रिया बहुलक का उदाहरण नहीं है? तो देखिए पेज नंबर 453 पर लिखा हुआ है पद अभिक्रिया बहुलक। एक्चुअल में क्या है, पद अभिक्रिया बहुलक का मतलब है संघनन बहुलीकरण। इनमें से वो कौन सा है जो संघनन बहुलीकरण का उदाहरण नहीं है? अब देखिए संघनन बहुलीकरण में क्या होगा, दो एकलक इकाइयां भाग लेंगी और वो एकलक इकाइयां भाग लेंगी जिनके अंदर दोनों में क्रियात्मक समूह अलग अलग होंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, छोटे मोटे जल के अणु बाहर निकलेंगे, छोटे मोटे अणु बाहर निकलेंगे, वो रिएक्शन क्या कहलाती है, संघनन बहुलीकरण कहलाता है। अब आपको पता होगा बहुलीकरण दो तरह के होते हैं, एक संघनन बहुलीकरण और एक योगात्मक बहुलीकरण। योगात्मक में तो योग होता है, दो जुड़ते हैं, और संघनन बहुलीकरण में जब दो जुड़ते हैं तो साथ में छोटे मोटे अणु क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब यह था कि इनमें से कौन सा संघनन बहुलीकरण का उदाहरण नहीं है। पहला ग्लिप्टल, अभी अभी आपको कहा ग्लिप्टल जो बनता है उसमें दो चीजें काम आती है, एक तो काम आता है एथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा इसके अंदर का क्या काम आता है, थैलिक एसिड। डेक्रोन, अभी अभी कहा एथिलीन ग्लाइकॉल और क्या काम आता है, टरथैलिक एसिड। नाइलॉन 66 आप सबको पता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड से मिलकर बनेगा, लेकिन जो पॉलीमेथिल मैथिक रिलेट है वो संघनन बहुलीकरण का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये किसका उदाहरण है, योगात्मक बहुलीकरण का उदाहरण है। देखिए पहले तो एक्रिलेट देख लें। एक्रिलेट आप सबको पता है CS2 डबल बॉन्ड CO CS3 और 2 नंबर पर मैथिल। इस चीज को बोला जाता है मैथिल मैथिक रिलेट। मैथिक रिलेट बोला जाता है। मैथिल 2 नंबर पे लगा हुआ है, मैथिल मैथिक रिलेट बोला जाता है। और जब ये मैथिल मैथिक रिलेट खूब सारे आपस में जुड़ते हैं तो किसी प्रकार के कोई छोटे मोटे अणु बाहर नहीं निकलते, ये योगात्मक बहुलीकरण का उदाहरण है। और क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा पद अभिक्रिया बहुलक का उदाहरण नहीं है। यहाँ पद अभिक्रिया का मतलब है कि इनमें से कौन सा संघनन बहुलीकरण का उदाहरण नहीं है। संघनन बहुलीकरण की पहचान ये होगी कि आपको लगेगा दो एकलक इकाइयां भाग ले रही हैं और दोनों एकलक इकाइयों के अंदर क्रियात्मक समूह कैसा होगा, अलग अलग तरह का होगा। अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, इनमें एंटी फर्टिलिटी ड्रग कौन सी है, प्रति जनन क्षमता औसत उदाहरण का कौन सा उदाहरण है, अभी अभी कहा नॉरेथेंड्रोन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं। अब अगर आप राजस्थान बोर्ड की बुक देखेंगे तो उसके अंदर 2 तरह के एंटीबायोटिक बता रखे हैं, एक नैरो स्पेक्ट्रम और एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम नाम से ही पता चल रहा है कि पर्टिकुलर किसी जीव के ऊपर ही क्या करेंगे, काम करेंगे। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब रेंज बहुत ब्रॉड होगी, ना केवल ग्राम पॉजिटिव ना केवल ग्राम नेगेटिव बल्कि सबके ऊपर एक्शन करेंगे, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में राजस्थान बोर्ड की बुक में 3 एग्जाम्पल है, क्लोरमफेनिकॉल, एम्पीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, ये तीनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और पेनिसिलिन जी जो है वो आपका संकीर्ण प्रति जीवाणु का उदाहरण है, या मैं कहूं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का उदाहरण है। एक ही एग्जाम्पल दे रखा है राजस्थान बोर्ड की बुक में,
पेनिसिलिन जी नैरो स्पेक्ट्रम में, और ये तीनों की तीनों किसके अंदर दे रखे हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इनमें से अभी अभी मैंने कहा कौन सी औषधि ऐसी है जो एंटी हिस्टामिन का काम करेगी। अगर आप राजस्थान बोर्ड की बुक में देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा सेल्डेन। सेल्डेन दिखा भी रखा है, मैं बुक देख रहा था, और मेरा यही कहना है जो आपके फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम्स अब हो रही है, तो कम से कम एग्जाम्स के 1-2 दिन पहले ये जो मोटे मोटे डायग्राम है, ये मोटे मोटे जो डायग्राम है इनको जरूर देखे जाए। दे रखा है एंटी हिस्टामिन का एग्जाम्पल कौन सा है, सेल्डेन, और सेल्डेन के ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है टरफेनाडिन। टरफेनाडिन, टरफेनाडिन, यह एंटी हिस्टामिन ड्रग है, टरफेनाडिन या सेल्डेन। अगला एग्जाम्पल, आप सबको पता है इनमें 2 तरह के प्लास्टिक होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है, बैकेलाइट। अगला क्वेश्चन, इनमें आपको यह बताना है कि जीवाणुनाशी एंटीबायोटिक कौन सा है। बहुत अच्छा, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब आपको पता है एंटीबायोटिक 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल का मतलब वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को मारेंगे, उन्हें कहेंगे बैक्टीरिसाइडल। और एक एंटीबायोटिक वो होंगे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगे, उन्हें कहेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक, उन्हें कहेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक। अब ये पूछा गया कि इनमें बैक्टीरियोसाइडल का उदाहरण कौन सा है, बैक्टीरियोसाइडल का उदाहरण कौन सा है। सर क्लास में हूं, आ जाओ ऊपर। इनमें से बैक्टीरियोसाइडल का उदाहरण कौन सा है, तो बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये रीटेबल पेज नंबर 470, पिछली साल फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आया, और उसने टेबल में बताया कि बैक्टीरियोसाइडल के उदाहरण दे रखे हैं पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड और ओफ्लॉक्सासिन। ये तीनों तो किसके एग्जाम्पल हैं, ये तीनों की तीनों एग्जाम्पल तो हैं बैक्टीरियोसाइडल के, और जो बच गए एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोफेनिकोल, ये बैक्टीरियोस्टैटिक के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, नॉन नार्कोटिक पीड़ाहारी कौन सा है। आपको पता है पीड़ाहारी का मतलब जो दर्द को कम करे। अब दर्द को कम करने के अंदर जो ड्रग्स काम आती है, दर्द को कम करने में जो दवाइयां काम आती हैं, उनको हम पीड़ाहारी कहते हैं। कुछ दवाइयां तो ऐसी होती हैं जो नार्कोटिक्स कैटेगरी में आती हैं, और कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो नॉन नार्कोटिक्स कैटेगरी में आती हैं। तो नॉन नार्कोटिक्स कैटेगरी की दवाइयां पूछी गई तो इसमें 2 एग्जाम्पल होते हैं, पैरासीटामोल और एस्प्रिन। ये पीड़ाहारी का काम करती है, एनाल्जेसिक का काम करती है, और नॉन नार्कोटिक्स है। नॉन नार्कोटिक्स का मतलब आपको इनको काम में लेने पर इनकी आदत नहीं बनेगी, लेकिन जो मार्फिन है, कोडीन है, हेरोइन है, ये सबकी सब किसका उदाहरण है, नार्कोटिक्स पीड़ाहारी का उदाहरण है। और आपसे क्या पूछा गया, नॉन नार्कोटिक्स पीड़ाहारी कौन सा है। अगला क्वेश्चन, कोई भी रबड़ हो उसमें 1,3-ब्यूटाडाइन जरूर मिलेगा। अगर 2 नंबर पर आपने मैथिल जोड़ दिया तो इस चीज को आप आइसोप्रिन कहते हैं। 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन आइसोप्रिन कहलाता है, और प्राकृतिक जो रबड़ है वो आइसोप्रिन का ही क्या होता है, बहुलक होता है। नियोप्रिन एक कृत्रिम रबड़ है, यहां मैथिल की जगह अगर आप Cl लगा देंगे तो इस चीज को क्लोरोप्रिन कहते हैं। 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन, और क्लोरोप्रिन से जाकर क्या बनता है, आपका क्या बनता है, नियोप्रिन बनता है। ग्लिप्टल और टेरिलीन दोनों के अंदर ही कॉमन है, एथिलीन ग्लाइकॉल तो मिलेगा दोनों में ही एथिलीन ग्लाइकॉल तो मिलेगा। बस फर्क क्या होता है कि जो टेरिलीन है उसके अंदर जो थैलिक एसिड मिलता है वो टरथैलिक एसिड मिलता है। टर का मतलब ये होता है कि पैरा पर आपको 2 COOH जोड़ने हैं, पैरा पर 2 COOH जोड़ने हैं। जो आपका ये टेरिलीन है, ध्यान रखें सेकंड ग्रेड में कई बार आ गया, टेरिलीन में क्या क्या चीजें हैं, 30 से याद करेंगे। टेरिलीन में एक तो टरथैलिक एसिड है और एथिलीन ग्लाइकॉल है। ग्लिप्टल के अंदर भी थैलिक एसिड और साथ में क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल है। टरथैलिक एसिड और थैलिक एसिड में यह अंतर है कि टरथैलिक एसिड में तो दोनों COOH पैरा पोजीशन पर होते हैं, और थैलिक एसिड में दोनों COOH ऑर्थो पोजीशन पर होते हैं। अगला एग्जांपल, ग्लूकोज की रिएक्शन अगर ब्रोमीन वाटर से कराई जाए, आप सबको पता है ये ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन करता है, और एल्डिहाइड आपका COOH में बदल जाता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करता।
तो ग्लूकोज की रिएक्शन अगर ब्रोमीन वाटर से कराई जाए तो आपको इस वाले CHO को COH में बदल देना है और जो बनेगा उसे क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। ऊपर ही रखो। इनमें से कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है? आवश्यक एमिनो अम्ल के अंदर आपको पता है कौन कौन होते हैं? टीवी माइल पाथ, ये आवश्यक एमिनो अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। 5 मिनट से 5 मिनट है ना, बात बैठो सर आप। ये टीवी माइल पाथ आवश्यक एमिनो अम्लों की कैटेगरी में आते हैं। टी का मतलब होता है ट्रिप्टोफेन, वी का मतलब वेलिन, वेलिन आवश्यक एमिनो अम्ल है। एम का मतलब मैथियोनिन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, एल का मतलब ल्यूसिन और इस एल का मतलब क्या है, लाइसिन। तो ये तीनों आवश्यक एमिनो अम्ल है। एलेनिन आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है, लेकिन जो आपका फिनाइल एलेनिन है वो आवश्यक एमिनो अम्ल है। अगला, ग्लूकोज को अगर लंबे समय तक HI के साथ रखा जाए, ये ग्लूकोज, और अगर आपने इसको लंबे समय तक HI के साथ रखा तो HI के साथ जब भी कोई रिएक्शन करता है तो ध्यान रखें वो रिएक्शन एल्केन पर जाकर रुकती है, तो 6 कार्बन वाला एल्केन क्या बनेगा, नॉर्मल हेक्सेन बनेगा। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज अणु की रिएक्शन जब फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ करते हैं तो ओसाजोन बनता है। उसके अंदर ग्लूकोज का एक अणु और फिनाइल हाइड्रोजीन के 3 अणु आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ओसाजोन बनाते हैं। अभी अभी कहा ग्लूकोज का अगर आप नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे, ये वाली चीज, अगर आप केवल ब्रोमीन जल के द्वारा ऑक्सीडेशन करते हैं तब तो ये एल्डिहाइड एसिड में बदलता है, लेकिन अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नाइट्रिक अम्ल के द्वारा करते हैं तो ये CHO भी COH में बदलता है और ये CH2OH भी COH में बदलता है, और जो एसिड बनता है उसका नाम क्या होता है, सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड के अंदर ऊपर भी COH और नीचे भी क्या है, COH होगा। अगला क्वेश्चन, अब अपने दिमाग में रखें, एमाइलोज पता होगा सबको, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, और स्टार्च में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट एमाइलोज पार्ट होता है और एक पार्ट कौन सा होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है। तो जो स्टार्च है वो भी एक प्रकार का बहुलक होता है, और वो जो बहुलक है वो किसका बहुलक होता है, वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। ग्लूकोज आपको पता है 2 तरह का होगा, एक अल्फा डी ग्लूकोज होता है और एक बीटा डी ग्लूकोज होता है। तो जो स्टार्च होता है वो जो बहुलक है वो किसका है, अल्फा डी ग्लूकोज का। तो स्टार्च के अंदर 2 पार्ट है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज पार्ट असाकित पार्ट है, एमाइलोपेक्टिन साकित पार्ट है, लेकिन दोनों की दोनों जो स्टार्च है, जो पॉलीमर है, वो किससे मिलकर बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज से। अगला क्वेश्चन, अल्फा एमिनो अम्लों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अल्फा एमिनो अम्ल ये अल्फा एमिनो अम्ल बिल्कुल सही है कि इनके अंदर जो एमिनो है वो अल्फा पोजीशन पर होता है, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। आप सबको पता है एमिनो एसिड्स के बीच में कौन सी लिंकेज होती है, पेप्टाइड लिंकेज होती है। यह भी सही है कि एमिनो एसिड जुपिटर आयन बनाते हैं। ग्लाइसिन के अलावा सभी एमिनो अम्ल प्रकाशिक निष्क्रिय होते हैं, यह सही नहीं है। एकमात्र जो ग्लाइसिन है वो ऐसा एमिनो अम्ल है जो प्रकाशिक निष्क्रिय होता है, शेष सारे प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। प्रोटीन की कौन सी संरचना में एमिनो अम्लों का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है? प्रोटीन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एमिनो अम्ल बिल्कुल इस तरीके से स्पेसिफिक सीक्वेंस में लगे रहते हैं। जब एमिनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में जुड़े रहते हैं, वो प्रोटीन की जो संरचना होती है, उस प्रोटीन की संरचना को आप क्या कहते हैं, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। किस विटामिन की कमी से आरबीसी के भुरभुरेपन में वृद्धि तथा मांसपेशियों में कमजोरी होती है? बिल्कुल हूबहू एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी की बुक को देखोगे तो जो टेबल बना रखी है उसके अंदर बता रखा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बाकायदा। आप घर जाकर जब भी पढ़ना चालू करें तो आप एक बार इसको जरूर देखें एनसीईआरटी को। मैं पेज नंबर भी बता देता हूं आपको। जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो बायोमोलिक्यूल्स जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक टेबल बना रखी है राजस्थान बोर्ड की बुक में, इस तरह की टेबल, पेज नंबर 442 पर, और उसमें ऐसी की ऐसी लाइन लिखी हुई है, आरबीसी के भुरभुरेपन में वृद्धि और मांसपेशियों में कमजोरी ये किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, निम्न के लिए आपको लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कैसे करें
समवलयाकार डाइईन भी है और विषम वलयाकार डाइईन भी है, तो आपको पता है समवलयाकार को प्राथमिकता देंगे, यानी 253। अब आप सबको पता है हमें वलय अवशेष देखना है इसके अंदर, यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लो। अब इसके अंदर एक वलय अवशेष हीरा, एक हीरा, एक हीरा और एक हीरा, तो एक वलय अवशेष के कारण 5 का, तो 4 वलय अवशेष के कारण 20। हमें पता है कि इसके अंदर संयुग्मन का विस्तार भी है। देखो ये डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये तो हमारे लिए मेन चेन थी, और ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो संयुग्मन का विस्तार होने के कारण इसमें कितना और जुड़ जाएगा, 30 और। साथ ही साथ ध्यान से देखें तो इसके अंदर 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इसकी दृष्टि से देखा जाए तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए, और इस रिंग के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो कितना और जुड़ जाता है, 10। इसीलिए इसका आंसर पिछली बार आपसे पूछा गया था सेकंड ग्रेड में 313 नैनोमीटर। पाई से पाई स्टार ट्रांजेक्शन तभी होगा जब पाई बॉन्ड होगा, और अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो पाई से पाई स्टार ट्रांजेक्शन नहीं होगा। एल्कीन्स में पाई बॉन्ड है, एन डबल बॉन्ड एन एजो में है, साइनाइड में है, अल्कोहल के अंदर आपको पता है पाई से पाई स्टार ट्रांजेक्शन नहीं मिलेगा। कौन सा अणु आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दर्शाता, बताया था कि वो मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर जैसे ही आप आईआर रेज डालें और उनके बॉन्ड्स के अंदर वाइब्रेशन और डाइपोल मूवमेंट चेंज हो जाए तो वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाते हैं। जनरली मैंने कहा था जो अध्रुवीय अणु है H2O2 Cl2 N2 ये क्या नहीं दिखाते, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दिखाते, इसीलिए आंसर S2। HCl पोलर है, H2O पोलर है, मीथेन दिखने में नॉन पोलर है लेकिन इसके अंदर भी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलती है। अगला क्वेश्चन, H2 और CO2 अणु में कंपन विधाएं, 2 फॉर्मूले आपको बता चुका। एक फॉर्मूला तो आपको मैंने बताया 3n-5, ये तो बताया था रेखीय अणुओं के लिए, और एक अरेखीय अणुओं के लिए और बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला 3n-6। वाटर आपको पता है अरेखीय अणु है, फॉर्मूला लगेगा 3n-6, 3 n है परमाणुओं की संख्या इसमें 3 -6, तो इसका मतलब इसके अंदर जो कंपन विधाएं निकलेगी अरेखीय अणु में तो कितनी निकलेगी, 3, इसमें 3, और इसके अंदर कितनी निकलेगी, CO2 में देखोगे तो CO2 रेखीय अणु है, और रेखीय अणु में जब अपन कंपन विधाएं निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है 3n-5, 3 × 3 -5, तो इसके अंदर 4। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कॉपर का खनिज नहीं है, कौन सा कॉपर का खनिज है। अब देखो जो कैलामाइन है ये तो जिंक का खनिज है, जिंक कार्बोनेट। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का खनिज है Na3LF6। हेमेटाइट आप सबको पता है लोहे का है Fe2O3, तो एक ही रह गया मैलेकाइट। मैलेकाइट क्या होता है COH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कॉपर का अयस्क नहीं है, मैलेकाइट तो होता ही है, अब ये भी बताया COH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3। एजुराइट भी होता है, बस फर्क यह है कि उसमें 2 CuCO3 लिख जाते हैं, फॉर्मूला तो यही होता है मैलेकाइट वाले, बस फर्क यह है कि एक CuCO3 की जगह 2 CuCO3। कॉपर ग्लांस आपको पता ही है Cu2S, एक ही रह गया वेलेमाइट। कॉपर का जब आप वैद्युत अपघटन करते हो, वैद्युत अपघटन विधि से जब हम परिशोधन करते हैं, याद करेंगे ये एनोड अशुद्ध कॉपर, और शुद्ध कॉपर का कैथोड, और यहां जो वैद्युत अपघट्य का काम करता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सबसे पहले एनोड पर रिएक्शन होती है, एनोड का जो कॉपर वाला पार्ट है वो Cu+2 के रूप में विलयन में आएगा, तो बिल्कुल सही है कि एनोड ब्लिस्टर कॉपर का होता है, ब्लिस्टर का मतलब अशुद्ध, एनोड वाला पार्ट अशुद्ध कॉपर का होता है, कैथोड शुद्ध कॉपर का होता है,
कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें काम में लेते हैं। एनोड की रिएक्शन ये नहीं होती, बल्कि एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर किस में बदलता है, कॉपर +2 में, इसीलिए आंसर पाई से पाई स्टार ट्रांजैक्शन भी चाहिए और एन से पाई स्टार भी चाहिए, तो पाई बॉन्ड होना चाहिए और साथ में लॉन पेयर होना चाहिए। एथीन में तो केवल पाई बॉन्ड, एसिटीन में पाई बॉन्ड, 1,3 डाइईन में पाई बॉन्ड, लेकिन जो नाइट्राइल ग्रुप है साइनाइड, इसके अंदर पाई बॉन्ड के साथ आपको पता है लॉन पेयर भी है, तो पाई से पाई स्टार ट्रांजैक्शन और साथ में एन से पाई स्टार ट्रांजैक्शन मिलेगा। इनमें से वो कौन सा है जिसकी आवृत्ति न्यूनतम है, आपको पता है जिसकी लैम्डा ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति न्यूनतम, और सबसे ज्यादा लैम्डा किसकी है, रेडियो तरंग। न्यूनतम ऊर्जा वाला संक्रमण याद करें, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार और एन। सबसे ज्यादा किस संक्रमण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, और सबसे कम किस में होती है, एन से पाई स्टार। प्रोटीन की हेलिकल संरचना, हेलिकल संरचना का मतलब प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से। प्रोटीन की जो हेलिकल संरचना हो जाती है उसका कारण आपको पता है, एमिनो एसिड्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वो या तो हेलिकल होती है या बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर होती है, और उसका रीजंस क्या होता है कि एमिनो एसिड्स की जो चैन होती है उसके अंदर क्या बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 2 क्वेश्चन होता है। सबसे सरलतम एमिनो एसिड आपको पता है कौन सा होता है, ग्लाइसिन। कौन सा विटामिन वाटर में सॉल्युबल है, बी और सी किसके अंदर सॉल्युबल होते हैं, वाटर में, ए डी ई के किस में होते हैं, फैट में। करेक्शन है क्या इसमें आंसर, हाँ करेक्शन कर लेना। 70 का 2, विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल। अभी फिजिक्स की क्लास होगी, आज इतना।